नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने टेस्ट सीरीज़ जो कि स्टार्ट रहेगी हमारे फर्स्ट से लेके जितने भी हमारे पास टेस्ट सीरीज़ हैं उनको हम यहाँ पर लेकर आएंगे। और उन सभी टेस्ट सीरीज़ में आज हमारी ये फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ है जिसमें हम आपको जेल पहरी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराएंगे। और ये जेल पहरी एग्ज़ाम जैसे कि इसकी डेट आ चुकी है, तो इस डेट में के अकॉर्डिंग हमारे को इसमें जो तैयारी करनी है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये आपके सामने लेकर आए हैं और इसको हम शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक अवश्य करिएगा। तो ये सीरीज़ हमारी आपके साथ शुरू होती है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने सन 1875 में आर्य समाज नामक उस संगठन की स्थापना की थी जिसने हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया था। तो सबसे पहली बात, सन 1875 में आर्य समाज नामक उस संगठन की स्थापना किसने करी थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने हम आर्य समाज की स्थापना करी थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसका आंसर रहेगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो आधुनिक भारत के मध्य चिंतक है ना। क्या थे ये? इनके बारे में अगर अपन बात करें तो ये मध्य चिंतक, समाज सुधारक व देशभक्त थे। ठीक है, देशभक्त थे। इन्होंने 1875 में आर्य सुधारक संगठन आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत प्राणी मात्र में कल्याण के लिए हैं और संसार का उपकार करना इस समाज का क्या था? उद्देश्य था। और अर्थात इसके हिसाब से अगर कहें तो शारीरिक और आर्थिक और सामाजिक उन्नति कराना था। तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट किया, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय के सरकार का प्रमुख वकील होता है। इसके अकॉर्डिंग भारतीय संविधान का जो महान्यायवादी नियुक्त करने की पावर है उसके लिए भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद अनुच्छेद 75 के तहत, कितना? अनुच्छेद 76 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है और उन्हें संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। हालांकि उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता है। तो जो महान्यायवादी होते हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया कि भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है और वह भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति तथा भारत में न्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है और उन्हें संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। हालांकि उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपना, थॉमस कप जिसे विश्व पुरुष टीम चैंपियन भी कहा जाता है, विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। कौन सी है? थॉमस कप जिसको खेला जाता है वो कौन सी प्रतियोगिता है? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या हॉकी? जो भी क्वेश्चन आपको पता हो उसका आप हमारे को मैसेज बॉक्स में टेस्ट जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। तो थॉमस कप, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। थॉमस कप क्या होता है? जिसे कभी कभी विश्व पुरुषों की टीम चैंपियनशिप कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विश्व पुरुषों की चैंपियनशिप, टीम चैंपियनशिप कहा जाता है। इस खेल में कई वैश्विक निकाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF के सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों में से एक अंतर्राष्ट्रीय कौन सी टीम है? ये बैडमिंटन टीम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, थॉमस कप जिसे विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप कहा जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। कौन सी है? थॉमस कप जिसे अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता यानी कि विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप थॉमस कप। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा और ओडिशा का पारंपरिक क्षेत्रीय संगीत है? तो यहाँ पे संगीत की बात हो रही है तो संगीत के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बुर्रा कथा, लमन, दसकठिया और टप्पा। तो इनमें से ओडिशा का पारंपरिक क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? दसकठिया है। दसकठिया एक्चुअली जो है वो ओडिशा का पारंपरिक क्षेत्रीय संगीत है। मतलब ये जो है ये ओडिशा का पारंपरिक क्षेत्रीय संगीत है। ओडिशा का लोक नृत्य जो है वो कौन सा है? इसी ओडिशा के अगर लोक नृत्य की
की बात करें तो वो कौन से हैं? ओडिसी, छऊ, सवारी, आया, है ना। कौन कौन से हैं? ओडिसी, छऊ, सवारी और आया। तो ये जो मैंने आपको बताया इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो हैं ये आप लोक नृत्य हैं जो मैंने आपको बताया, और ये जो है ये पारंपरिक क्षेत्रीय संगीत है। तो 10 कटिया उड़ीसा का क्षेत्रीय संगीत है, और उड़ीसा के लोक नृत्य ओडिसी, छऊ, सवारी, आया, ये उसके लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया था? तो बंदा बहादुर जो थे उनको जो है गुरु गोविंद सिंह, इसका आंसर क्या है? गुरु गोविंद सिंह ने संन्यास छोड़ने के लिए कहा था, और उनसे युद्ध और उनको युद्ध करने के लिए मतलब बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया था? तो बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के कहने पर जो है युद्ध किया था। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो क्या थे? गुरु गोविंद सिंह ने के कहने पर बंदा बहादुर ने संन्यास जीवन छोड़कर युद्ध किया था। मतलब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उनके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों के नेतृत्व संभाला। मतलब इन्होंने क्या किया था? बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया था, और सिखों का नेतृत्व इसको कह सकते संभाला था, और उनके शिष्य उसे सच्चा बादशाह अथवा सच्चा सम्राट कहते थे। तो इनके जो शिष्य थे, मतलब इनने क्या किया था? नेतृत्व किया था। बंदा बहादुर जिसने क्या है संन्यास छोड़कर नेतृत्व किया था अपनी युद्ध की जो टीम थी उनकी जो मतलब जिसके युद्ध किया था, तो उनके लिए उनने सिखों का नेतृत्व किया था, नेतृत्व संभाला था। और उनसे शिष्य जो है वो सच्चा बादशाह बोलते थे। बंदा बहादुर को क्या बोलते थे? सच्चा बादशाह, है ना। सच्चा बादशाह वो कहलाता है जो अच्छा नेतृत्व करता है। सच्चा सम्राट कहते थे इसे, क्या कहते थे? सच्चा सम्राट कहते थे। तो सच्चा सम्राट किसे कहते थे? बंदा बहादुर को कहते थे। सच्चा बादशाह किसको कहते थे? बंदा बहादुर कहते थे। किसके नेतृत्व में युद्ध हुआ था? तो सिखों का जो नेतृत्व किया था वो बंदा बहादुर ने किया था। तो ये जो मेरा आंसर था गुरु गोविंद सिंह, ये ऑप्शन था। बंदा बहादुर को किस गुरु ने संन्यास छोड़कर युद्ध करने को कहा था? तो वो गुरु गोविंद सिंह। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि जो सिखों के जो गुरु थे उनके जो नंबर थे उनके अकॉर्डिंग मैं आपको नंबरिंग कराता हूँ। सबसे पहले जो गुरु थे यानी कि गुरु नानक, है ना, गुरु नानक साहब। तो गुरु नानक साहब का जो इनका जो जन्म था वो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था? 1469 से लेके 1538 ईस्वी तक इनका समय काल था। इनका जन्म हुआ था 1469 है ना, 1469 हुआ था, तलवंडी में हुआ था, है ना, तलवंडी में हुआ था। इसके बाद दूसरा जो है इसके बाद आते हैं गुरु नानक के बाद आते हैं गुरु अंगद देव, है ना। अंगद देव थे, उनका जो जन्म था वो था 1539 से लेके 1552 ईस्वी, है ना। 1539 से लेके 1552 ईस्वी गुरु अंगद थे। तीसरे थे गुरु अमरदास। कौन से थे? अमरदास। अमरदास गुरु थे, इनका समय था 1552 से लेकर 1574 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट आता है, मैं इसको मिटाता जाऊंगा, नेक्स्ट आता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक कर। इसके बाद आते हैं फोर्थ रामदास। कौन से? रामदास, जो कि समय था इनका 1574 से 1581, यानी कि 1574 से लेके 1581 जो है इनका समय था गुरु रामदास का। नेक्स्ट आते हैं गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव, अर्जुन देव, 5वें नंबर पे अर्जुन देव आते हैं। इनका समय था 81 से लेकर 1606, 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक इनका कार्य समय था। इसके बाद आते हैं अर्जुन देव के बाद आते हैं हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, हरगोविंद, है ना। हरगोविंद जी का जन्म था 1606 से 1645, 1606 से 1645। कभी मौका पड़ेगा तो हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, पर अभी हम सिखों के गुरुओं के बारे में जानते हैं क्योंकि यह कभी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है 7वें नंबर पर गुरु हरयाय। कौन है? गुरु हर राय, है ना, हर राय, गुरु हर राय। इनका जो जन्म था हर राय का 1645 से लेके 1661, 1645 से लेके 1661 इनका समय था। इसके बाद आते हैं 8वें नंबर पर गुरु हरि किशन। हरि
किशन, हरि किशन जी गुरु थे, ये 8वें नंबर के गुरु थे। ये 1661 से लेके 1664, 1661 से लेके 1664 ईस्वी में है सब, है ना। 9वें नंबर पर आते हैं तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, ये 1664 से 1675, 1664 से 1675 ईस्वी। इसके बाद आते हैं लास्ट सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, 1675 से 1675 से लेके 1708। तो ये जो मैंने पूरा वक्त बताया, इसमें अभी जो हमारे पास आंसर था, इनमें 4 आपके सामने थे। पहला था गुरु तेग बहादुर, तो तेग बहादुर के लिए जो समय था इनका वो था 64 से 75, 1664 से 1675 ईस्वी। गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव थे 5वें, यानी कि 81 से 1606, 1581 से 1606। गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें थे और उनका समय था सन 1675 से 1708, 1675 से लेके 1708 ईस्वी। और जो पहले हैं गुरु नानक, इनका समय था 1469 से लेकर 1538 ईस्वी, इनके जन्म के समय से मृत्यु तक का समय था। तो इस तरीके से जो मैंने आपको जानकारी दी, ये पूरी जानकारी है ना सिखों के गुरु और उनके नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग थी। 1 से लेकर 10 गुरु थे, पहले थे गुरु नानक, दूसरे और लास्ट थे गुरु गोविंद, सिखों के 9th तेग बहादुर, 10th गुरु गोविंद सिंह, पहले और दूसरे गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरिकिशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो ये सभी जो थे वो थे, आपको जानकारी मैंने दी। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है अगरतला किस राज्य की राजधानी है। तो आप सभी को मैं सभी की राजधानी बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आते हैं मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल, है ना। नहीं पता हो तो याद रखिएगा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नेक्स्ट आते हैं तेलंगाना, सभी जानते हैं अभी इसका विघटन हुआ था तो हैदराबाद। और नेक्स्ट पश्चिम बंगाल, इसकी कोलकाता। तो ये चारों जानकारी मैंने आपको दी। नेक्स्ट आते हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो हैं वो स्वामी दयानंद हैं, इसका पहला ही ऑप्शन सही है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, स्वामी दयानंद हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, कौन है, दयानंद सरस्वती जी हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, है ना। और इनके बारे में जो है वो बता देता हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें सन 1874 में संस्कृत में इस पुस्तक को लिखा था, तो 1874 में, मतलब सत्यार्थ प्रकाश को 1874 में संस्कृत भाषा में लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है, वो संस्कृत में लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं 8वां क्वेश्चन, चीन के बाद विश्व का दूसरा वस्त्र आयातक कौन सा है देश है। तो चीन के बाद, है ना, चीन के बाद विश्व का दूसरा वस्त्र आयातक देश जो है वो भारत है। मतलब भारत को आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे कपड़े का उद्योग बहुत बड़ा है और चीन के बाद यहाँ पर भारत का जो है उद्योग सेकंड नंबर पर आता है। और भारत में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों में वस्त्र उत्पादन के केंद्र हैं। कहाँ का, भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, और पंजाब, है ना, पंजाब। इसके बाद ये जो राज्य हैं यहाँ पर कपड़ा का उद्योग के बहुत बड़े लेवल पर वर्क होता है। अगला क्वेश्चन है ICDS के क्या तात्पर्य है। तो ICDS का जो तात्पर्य है उसको हम बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। यहाँ पे ये 7 नंबर पर दिया है, तो याद रखिएगा ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं IMR का फुल फॉर्म बताइए। ICDS के बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ जानकारी दे देता हूँ, आपके भी के लिए काम आएगी। ICDS एक्चुअली क्या है, ये एक प्रकार की योजना है जिसकी शुरुआत हुई थी सन 1975 में। इस योजना का उद्देश्य जो था वो 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं
तो स्तन कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं को एकीकृत पैकेज प्रदान करना है तथा आंगनवाड़ी भवनों, सीडीपीओ कार्यालयों एवं गोदामों के निर्माणों के लिए ऋण प्रदान करना है। तो इस प्रकार से ये जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसका मेन काम 1975 से शुरू होता है, जिसमें 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तन कराने वाली महिलाओं तथा स्वास्थ्य पोषण शैक्षणिक सेवाएं एकीकृत पैकेज प्रदान करने वाली ये संस्था है। आंगनवाड़ी भवनों, सीडीपीओ कार्यालयों और गोदामों का निर्माण भी इसके लिए ये क्या करती है, ऋण प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है, अगला क्वेश्चन आते हैं आईएमआर। आईएमआर से क्या तात्पर्य है? आईएमआर से तात्पर्य है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित बच्चे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र के मारे गए शिशुओं की संख्या होती है। यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है शिशु मृत्यु दर से संबंधित है, और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित बच्चे जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मारे गए शिशुओं की संख्या होती है। नेक्स्ट आते हैं अपन, ये जो मैंने बताया ये था उसका ऑप्शन। फिर आते हैं नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, क्या बोलता है? 1987 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप का क्या नाम था? तो इसको आप मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा, है ना दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1987 में भारत पाकिस्तान में खेले गए क्रिकेट विश्व कप का आधिकारिक नाम रिलायंस विश्व कप था। तो कौन सा विश्व कप था ये? रिलायंस विश्व कप था, है ना। रिलायंस विश्व कप या रिलायंस कप कह सकते हैं इसको। क्रिकेट विश्व कप के इस चौथे संस्करण के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पराजित किया था और अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था, और फाइनल मैच कलकत्ता के ईडन गार्डन में खेला गया था। तो इस क्रिकेट विश्व कप में चौथे संस्करण में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पराजित किया था। किसको किया था इस कप में? ऑस्ट्रेलिया ने, है ना, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को डिफीट किया था। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीती थी और इंग्लैंड जो है वो डिफीट हुई थी। तो उस तरीके से ये 4th संस्करण था, है ना, 4th। नेक्स्ट आते हैं, सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो सचिन तेंदुलकर जो थे उनका जो जन्म था वो हुआ था 24 अप्रैल सन 1973। सबसे पहले तो यही जान लें, इनका जो जन्म हुआ था वो 24 अप्रैल, है ना, 1973 को इनका जन्म हुआ था। और इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित ये प्रथम क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित ये प्रथम खिलाड़ी हैं। इन्हें सन 1994 को, है ना, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1994। तो इनको क्या है, इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। अर्जुन पुरस्कार से सम्मान इनको 1994 में मिला था। ये भी खिलाड़ी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तथा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये पहले खिलाड़ी हैं ऐसे। नेक्स्ट आता है 13वां राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो शुरुआत हुई थी वो थी 1930 से। इनके बारे में सुन लें। राष्ट्रमंडल खेल का प्रथम आयोजन 1930 में ओंटारियो में हैमिल्टन शहर में हुआ था, तथा जिसमें 11 देशों ने कुल 400 एथलीट में 11 देशों के 400 एथलीट ने हिस्सा लिया था। और ओंटारियो के हैमिल्टन शहर में हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेल का पहला प्रारंभ जो है 1930 में ओंटारियो के हैमिल्टन शहर में हुआ था, जिसमें 11 देशों के कुल 400 एथलीटों ने भाग लिया था। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व निम्नलिखित में से कौन सा देश T20 क्रिकेट विश्व कप में कभी भी विजेता नहीं रहा है? तो ये जो है ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप का प्रथम विजेता, है ना, 2007 में भारत, दूसरे विश्व कप 2009 में पाकिस्तान, तीसरे विश्व कप 2010 में इंग्लैंड विजेता बना, जबकि ऑस्ट्रेलिया अभी तक नहीं बना। तो ये पुराना हो चुका है, अब ये जो है वो बन चुका है, तो इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष का ओलंपिक लंदन में नहीं हुआ था? 15वां क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। ये 1968 की बात है, इसके बारे में बताता हूँ। 1968 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मैक्सिको शहर में आयोजित किए गए थे। वह प्रथम अवसर था जब ओलंपिक लैटिन अमेरिकी देश में हुआ था, जबकि 1908 से 1948 और वर्ष 1912 के ओलंपिक का आयोजन लंदन में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। किस वर्ष में ओलंपिक लंदन शहर में नहीं हुआ था? तो 1968 में नहीं हुआ था। ये कहाँ हुआ था उस समय? ये ओलंपिक लैटिन अमेरिकी देश में हुआ था, मतलब ये मैक्सिको शहर में आयोजित किया गया था।
नेक्स्ट आते हैं 16वां क्वेश्चन, इसके बारे में जानें। इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसको क्या कहते हैं? तो इंटरनेट की वह सेवा जिसमें ऑडियो और वीडियो जो है वो एक मिलती है उसको अपन कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है ना। कंप्यूटर तथा इंटरनेट की सहायता से दो या दो से अधिक अलग अलग स्थानों पर स्थित व्यक्ति आपस में जीवित दृश्य या संवाद स्थापित कर सकते हैं, मानो वे एक दूसरे के साथ बैठे हों। इसको अपन क्या कह सकते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कह सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो ये आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? तो वो जो है एक गूगल ऐप ब्राउज़र नहीं है। ओपेरा है, विवर्ल्डी है और मोजिला फायरफॉक्स है, लेकिन गूगल ऐप जो है वो एक वेब ब्राउज़र नहीं है ना। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराया जाता है। ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम आदि विभिन्न वेब ब्राउज़र हैं, जबकि गूगल ऐप्स एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि वेब एप्लीकेशन संचालित हेतु विकसित किया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं 18वां क्वेश्चन देखते हैं। मई 2016, है ना, सॉरी 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार सरकार बनाई थी? तो ये मई 2016 में असम में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई थी। माजुली विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचित सर्बानंद सोनोवाल ने असम के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में 24 मई 2016 को शपथ ग्रहण की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। सबसे पहली बार सरकार असम में बनी थी और किसने बनाई थी? ये बनाई थी, अभी मैंने बताया आप सभी को, सर्बानंद सोनोवाल ने असम में बनाई थी। 14वें मुख्यमंत्री के रूप में 24 मई 2016 को चुने गए थे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मई 2016 में निम्न से किस देश की यात्रा करी थी? तो थोड़ा पुराना है ये, तो इनने करी थी चाइना की, छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सानिया मिर्जा के मिक्स्ड डबल्स का पार्टनर हवान डोडिग किस देश से हैं? तो ये जो हैं वो क्रोएशिया के हैं। कहाँ के हैं? क्रोएशिया के। चलो नेक्स्ट है, अब अपना जो चैप्टर शुरू हो रहा है, अब यहाँ पे लेके अपने जो 21 से लेके 40 तक रहेंगे वो हिंदी के बारे में अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब चैप्टर अपना जो है वो हिंदी का रहेगा, सामान्य हिंदी। पहला क्वेश्चन है, सत्कर्म का संधि विच्छेद करिए। तो संधि विच्छेद के बारे में सुनिए। सत्कर्म का संधि विच्छेद जो है वो सद्धन कर्म होगा, यानी कि इसका आंसर आपको मिलेगा सी। और इसके बारे में जाने, यह एक प्रकार की व्यंजन संधि है जिसमें प्रथम प्लस पंचम, है ना, प्रथम अपने पंचम में बदलेगा। तो सत धन कर्म त आ का मतलब एक स्वर और एक विसर्ग लगा, जो व्यंजन, एक स्वर एक व्यंजन मिलके क्या बन रहा है? यहाँ पे व्यंजन संधि बन रहा है। इसके बाद आते हैं, प्रवंचना का समानार्थी है। प्रवंचना, है ना, प्रवंचना का समानार्थी क्या हो जाएगा? ठगी, यानी धूर्तता, ठगी धूर्तता। किसी को ठगने की क्रिया का भाव ठगी कहलाता है, या ठगों का काम या पेशा ठगी कहलाता है। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? उत्थान यानी कि होता है आगे बढ़ना, इसी तरीके से इसका विलोम होगा पतन। पतन यानी कि उन्नत अवस्था, वैभव, ऊंचे पद, है ना, मर्यादा आदि से गिरकर बहुत नीचे स्तर पर आने की क्रिया पतन कहलाती है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा आ उपसर्ग का से बना एक शब्द है? तो अत्याचार, अध्यादेश, अपवाद और अनाथ, इनमें से कौन सा आ उपसर्ग से बना शब्द है? तो यहाँ पर जो है आ उपसर्ग से बना शब्द अनाथ है। आ और उसके बाद नाथ। जो आ का जो अर्थ है वो अभाव अथवा विकल्प के अपने जो ये है कहा जाए डी, है ना। आ अपवाद, ये अप, यहाँ अत्या और अध्या, लेकिन धन नाथ अनाथ, ये इधर पे उपसर्ग लगा है आ और इधर प्रत्यय है नाथ। नक्टा शब्द का समास विग्रह करिए। तो समास विग्रह अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि नक्टा शब्द का जो समास विग्रह है वो नाक कटी है जिसकी कहलाएगा, है ना। नक्टा मतलब जिसकी नाक कटी है, नाक कटी है जिसकी। तो उसमें जो शब्द है नाक कटी है जिसकी का अर्थ है शूर्पणखा, जैसे कह सकते हैं। था यह बहुब्रीहि समास है ना। दो पदों के मिलने से तीसरे पद का अगर निर्माण होता है तो वो कहलाता है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन 26वां क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? है ना, कोई एक क्रमांक है जिसमें क्या सभी शुद्ध हैं। तो 26वां आजीविका, आशीर्वाद, ये जो है ये सब एकदम शुद्ध हैं। आजीविका, आशीर्वाद,
यानी कि जीवन का निर्वाह, रोजी जीविका निर्वाह के लिए किया जाने वाला कार्य, ऐसा कार्य जैसे व्यवसाय जिसकी आय से जीवन निर्वाह होता है, ये सब आजीविका आशीर्वाद है, जिसका शुद्ध क्रमांक मतलब ऐसा है आजीविका आशीर्वाद। आशीर्वाद अनुकूल ये नहीं होगा, एक के साप्ताहिक भी नहीं है, निरीक्षक कृपा ये नहीं। तो आंसर ये होगा आजीविका आशीर्वाद जो है किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं, तो आजीविका आशीर्वाद इस क्रमांक में शुद्ध हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वो मर्माहता मर्माहता कहलाता है ना। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, 27वें का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ढिंढोरा पीटने का अर्थ क्या होता है, ढिंढोरा पीटना सुना होगा आपने, ढिंढोरा पीटना। ढिंढोरा पीटने का मुहावरे का अर्थ होता है बातों को प्रचारित करना, चिल्ला चिल्ला के ना ढिंढोरा पीट मारा है, बातों को प्रचारित करना, तो ढिंढोरा पीटना है ना बातों को प्रचारित करना है। वाक्य का उपयोग अगर करें तो सीमा ने कक्षा में अपने प्रथम आने का सब जगह ढिंढोरा पीट मारा, है ना। तो इस तरीके से अपन तो पढ़ते रहते हैं। 29वां जो है इसको सुनो, ले चला साथ में तुझको कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में, अलंकार बताइए, है ना। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झलक, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको क्या रहेगा, है ना। 29वें का जो आंसर है, ले चला साथ में तुझको कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। इसमें अगर तो गौर से पढ़ें तो इसमें आपको जो है उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना, क्या मिलेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार मिलेगा। उपरोक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार है जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मतलब यहाँ पे की जा रही है उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को वाक्य व्यक्त करने के लिए ज्यों त्यों मनु मानहु जनु जानहु आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इन पंक्तियों में कनक, है ना, इन पंक्तियों में क्या हो रहा है, इन पंक्तियों में कनक का अर्थ धतूरा है, धतूरे को ऐसे ले जा रहा है मानो कोई भिक्षु सोना ले जा रहा हो। तो ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण छनक, तो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्प्रेक्षा हो रही है, मतलब उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है। कहाँ की जा रही है, उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है। और इसे व्यक्त करने के लिए जनरली क्या लिया जाता है, जैसे उपमेय में उपमान की जो संभावना हो रही है उसमें अपन इसको क्या ले सकते हैं, ज्यों त्यों मनु मानहु जनु जानहु आदि शब्द का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ उत्प्रेक्षा होती है, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की क्या की जाती है, संभावना की जाए तो उत्प्रेक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30वां, किस रस को रसराज कहा जाता है, तो सभी जानते हैं रस के राज को श्रृंगार रस है जिसे रस का राज कहा जाता है। रस श्रृंगार रसराज कहलाते हैं, श्रृंगार रस रसराज कहलाते हैं। जब नायक, है ना, श्रृंगार रस के बारे में जाने, जब नायक नायिका के मिलने और प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है, जब नायक नायिका के मिलने और प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है तो संयोग श्रृंगार का होता है। सुनो उसका एग्जाम्पल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये एक श्रृंगार रस का उदाहरण था, जहाँ पर क्या होता है, जब नायक नायिका के मिलने और प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है तो अब श्रृंगार रस होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, मैं पूरे बताने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, बाकी चीज़ें भी आपके सामने आती चलेंगी, है ना। शांत का रस, वीर रस, उत्साह, करुण का, है ना, शांत करुण का शोक, इस तरीके से सभी हैं, आपको बताते चलेंगे, मगर जो अभी आंसर हैं उनके हम आपको डीपली बताते जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है 31वां, लुटेरा शब्द का सही विभाजन करो, है ना। लुटेरा, तो अगर लुटेरा शब्द का विभाजन करा जाए तो ये हो जाएगा लूट धन एरा, यानी कि ऑप्शन ए। इस शब्द में वृद्धि संधि है, जो स्वरों से ए, आ और ए उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, आ धन ए। तो लूट अ और एरा ए दोनों से मिलकर जो संधि बनती है वो कौन सी संधि है, यहाँ विभाजन तो कर दिया पर संधि है इसमें वृद्धि संधि, जिसमें आ और ए लगते हैं, वो कौन सी संधि कहलाती है, जो है वो वृद्धि संधि कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं भैया 32वें नंबर पे। 32वें शब्द का सुनो, कष्ट का क्या अर्थ होता है। कष्ट का अर्थ होता है कष्ट मतलब इसका एक पर्यायवाची होगा, तो कष्ट का पर्यायवाची शारीरिक असुविधा कहलाती है, मतलब मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, शारीरिक असुविधा हो रही है। इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, व्यथा, वेदना, संताप, शोक, खेद, लेश, दुख, पीड़ा। अन्य शब्दों के समानार्थी भी अगर मैं बताऊं आपको तो परमानंद के क्या हो जाएंगे, खुशी, उत्साह, आनंद, परमानंद। निशीथ, निशीथ का हो जाएगा रात, निशा, है ना, तमा। संतोष, संतोष का हो जाएगा धीरज, धैर्य, सब्र। ये
सभी क्या हो गए आपके सामने पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट आप हम चलते हैं आगे 33 पर। वक्र शब्द का सही विलोम बताइए। तो वक्र शब्द का अर्थ है टेढ़ा या घुमावदार, है ना। वक्री होते हैं मतलब घुमावदार या टेढ़ा हो। इसका विपरीत शब्द होगा ऋजु यानी कि सरल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऋजु, है ना। नेक्स्ट है 34वां। बहाव शब्द के में प्रयुक्त प्रत्यय क्या हो जाएगा, बह धन आव। तो इसमें जो प्रत्यय लगेगा आव यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहाव का सी। इसी तरीके से क्षुद्र जो है, इस ऊपर जो क्षुद्र था उसका विलोम क्या हो जाएगा, विराट या क्षुद्र यानी छोटा, विराट यानी बड़ा, विराल विशाल बड़ा। तिरछा तो सीधा हो जाएगा, टेढ़ा तो सीधा हो जाएगा। बहाव शब्द का भी मैंने बता दिया, बहाव शब्द एक में आव प्रत्यय है। बहाव शब्द भाववाचक कृंतक प्रत्यय है जिसमें कृदंत शब्दों के द्वारा क्रियाओं के भाव का पता चलता है और कृदंत प्रत्यंत कहते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण इसमें बताएं, चौगुना, चौमासा, त्रिफला और चंद्रमुख। चंद्रमुख पद का सामासिक विग्रह है चंद्रमा के समान, जिसका मुख अर्थात यहाँ कर्मधारय समास है। यह समास जिसका पहला पद विशेष एवं दूसरा पद विशेष्य होता है तथा समान रूपी आदि शब्दों का प्रयोग विग्रह के लिए किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा चंद्रमुख, इसका कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब इनमें शुद्ध छानिए, बड़ा प्यारा काम है ये शुद्ध छानना, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ गलती होती है, तो ध्यान रखिएगा। सन्मुख यहाँ पर जो है वो सही वर्ड है, मैंने कि सम्मुख। ये सन्मुख नहीं बोलते हैं अपन, सन्मुख नहीं होता, सम्मुख होता है। किसी के सम्मुख यानी आधा माँ में ऊ की मात्रा खा, सामने, सामने वाला, समक्ष, बिल्कुल सीधे, तो ये सन्मुख हो जाएगा। 37 मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। मोक्ष की कामना करने वाला क्या होता है, मुमुक्ष होता है। कौन होता है, मुमुक्षु होता है। कौन होता है, मुमुक्षु होता है। जिसको मोक्ष की इच्छा हो मुमुक्षु है। मुक्ति के लिए प्रयास करने वाला क्या कहलाता है, मौक्तिक, है ना। मुक्ति के लिए जो कामना करता है, भैया मुझे मुक्ति मिल जाए, वो क्या मांगता है, मौक्तिक। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मोक्षकामी। कौन है, मोक्षकामी। तो मुमुक्षु, मुमुक्षी, ये सब के हैं, आपको बता दिए। नेक्स्ट आते हैं 38। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, ये उपयुक्त पंक्ति पहले बेर का अर्थ और 3 बार तथा दूसरे बेर का अर्थ खाने वाला बेर, अर्थात जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो वहाँ क्या होता है, यहाँ पे यमक अलंकार होता है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, 3 बेर वो 3 बार खाती थी। तो जहाँ पर क्या होता हो, पहले बेर का अर्थ 3 बार और दूसरे बेर का अर्थ खाने वाला बेर, अर्थात जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो, जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो। यहाँ 2 शब्द एक जैसे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग हैं। जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक, है ना। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, यमक होता है। आगे बढ़ते हैं बाबू। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय स्थायी भाव जो है वो किस रस में होता है, बिल्कुल आपको पता है, विस्मय मतलब अद्भुत। विस्मय का स्थायी भाव क्या होता है, अद्भुत। अद्भुत रस क्या कहलाता है, जब किसी गद्य कृति या काव्य में किसी ऐसी बात का वर्णन हो जिसे पढ़कर या सुनकर आश्चर्य या अद्भुत लगे उससे। जैसे यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। इस शब्द में अद्भुत शब्द है। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, विशेखा क्या है। नेक्स्ट आते हैं 40। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मिठास, मीठा, धन आस। तो इसमें जो प्रत्यय लगेगा आस लगेगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, जिस शब्द वाक्य के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करें, विशेषता लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आस इच्छावाचक शब्द प्रत्यय है, इसके बनने वाले शब्द मिठास, खटास, भड़ास आदि हैं, है ना। तो ये इच्छा है, किसी को भड़ास निकालनी हो तो वो भी इच्छा, अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है, हम अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं, तो ये इच्छावाचक प्रत्यय है। आते हैं नेक्स्ट जनरल इंग्लिश पर। तो इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला 41 ऑन द क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। तो भाई साहब यहाँ पे क्या पढ़ना है, आपको लगाना है प्रिपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। तो अपन इसमें से प्रिपोजिशन लगाते हैं, सुनिएगा, ठीक है। द सिटी विल टेक अ लॉन्ग टाइम
टू रिकवर, सुनना आप समझिएगा, द सिटी विल टेक अ लॉन्ग टाइम, है ना, सिटी विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर, यानी टू रिकवर, फिर ब्लैंक द डैमेज कॉज्ड, फिर ब्लैंक द अर्थक्वेक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे जो आंसर लगेगा, द सिटी विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम द डैमेज। क्या हो जाएगा भाइयों, फ्रॉम द डैमेज, यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम, है ना, फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। इसके अलावा आप लगा के देखिए दूसरा, द सिटी विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर सिंस द डैमेज, नहीं ये गलत है। इसके बाद लगा के देखें, फ्रॉम बाय तो हम लगा चुके हैं, इसके बाद लगाते हैं विथ द डैमेज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, नहीं विथ नहीं लगेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि विथ जहाँ लगता है वहाँ के बारे में आपने पढ़ा होगा। आगे बताता हूँ, अगेंस्ट ये भी नहीं है ना, तो इसमें जो ऑप्शन है वो कहाँ लगेगा, फ्रॉम लगेगा। फ्रॉम बाय का प्रयोग में वाक्य अर्थपूर्ण बनेगा, है ना, यहाँ पे क्या बनेगा, हम जब फ्रॉम अर्थपूर्ण बनाने के लिए जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम द डैमेज कॉज बाय द अर्थक्वेक। तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर रहा है यही प्रॉपर प्रीपोजिशन। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 42 चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो आर्टिकल अगर पढ़े हैं तो इसका आंसर हमें बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में करके। चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल बाय द गिवन सेंटेंस 42। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको सुनिए पढ़िए, ब्लैंक डिप्लोमा। तो अपन जब डिप्लोमा लगा रहे हैं तो डिप्लोमा के लिए क्या हो जाएगा, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन अनिश्चित यानी कि इनडेफिनिट रहता है तो उसके पूर्ण ए अथवा ए या एन का प्रयोग होता है। तो कहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सिंगुलर इनडेफिनिट नाउन हो तब अपन उसके साथ क्या लगाते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं, सॉरी ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर इनडेफिनिट नाउन जो है वो यहाँ पे काउंटेबल नाउन है। आ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। तो यहाँ पे जो लगेगा वो ऑप्शन सी लगेगा आई थिंक, है ना, क्योंकि यहाँ पर ए डिप्लोमा तो लगा, आ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यहाँ पे नहीं लगेगा, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन इंडियन यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज रिकॉग्नाइज ग्लोबली। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 43 में अपन को क्या करना है, यहाँ भी आर्टिकल लगाना है। तो आर्टिकल अपन लगाते हैं, यहाँ पे जो लगेगा वो क्या लग सकता है, अपन थोड़ा सा काउंट करें तो देखो, यहाँ पर अपन लगा के देखा, इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग एंड बैकअप ऑफ ऑल द डेटा योर कंप्यूटर कैन नॉट बी मिनिमाइज, यानी कि यहाँ पे अपन कुछ समझना पड़ेगा। खालिस्तान यहाँ पर है ना, ब्लैंक है, द सॉरी द इम्पोर्टेंट ऑफ हैविंग, तो ऑलमोस्ट हम जब पढ़ते हैं तो ये हमारे माइंड टंग पर आ जाता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ बैकअप ऑफ ऑल डाटा इन योर कंप्यूटर कैन नॉट बी मिनिमाइज। तो आई सब थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ बैकअप ऑफ ऑल डेटा इन योर कंप्यूटर कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड। नेक्स्ट आते हैं 44, चूज द ऑप्शन द बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस एज डायरेक्ट। सुनिएगा, इसमें अपन लगाते हैं, माई फादर इज स्पीकिंग टू अ मैन हिज शॉप वाज बार्गल्ड, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका, माई फादर इज स्पीकिंग टू द मैन हुज शॉप वाज बार्गल्ड। हाँ ठीक है, तो अपना ठीक है ले लो आप। नेक्स्ट आते हैं 45 पर, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। नेक्स्ट आ जाएगा 45 का जो अपना आंसर हो जाएगा उसको आप सुनिएगा समझिएगा। चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, आई हैव टू वर्क हार्ड, है ना, आई यहाँ पे क्या लगेंगे, मैं बहुत मेहनती हूँ ना, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू वर्क हार्ड, है ना, शब्द में मस्ट आवश्यक बोलता है, अतः सही विकल्प क्या हो जाएगा, मस्ट। आई हैव टू वर्क हार्ड, आई मस्ट पास दिस टाइम, मुझे हर हाल में इसको क्या करना है, पास करना है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस, करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, विथ स्नीकर्स ऑन द नर्स कुड मूव मोर, ब्लैंक है, अमॉन्ग द पेशेंट्स। तो यहाँ पर जो एडवर्ब लगेगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा क्विकली, विथ स्नीकर्स ऑन द नर्स कुड मूव मोर क्विकली अमॉन्ग द पेशेंट्स। ठीक है, जब वो स्नीकर्स पहनती है तो वो जल्दी पहुँच सकती है पेशेंट के पास।
नेक्स्ट आते हैं, choose the correct form of tense for the given sentence. I promise that 47 क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, I promise that will get I will get to work on time every morning in the future. बंद कर देना दरवाजा. I promise that I will get to work on time every morning in future. तो इस तरीके से अपना क्या बन जाएगा यहाँ पे 47 का आंसर हो जाएगा बी, will get. नेक्स्ट आते हैं whenever I, 48 पर आते हैं, whenever I see him he makes rude remarks about me. Whenever I see him he makes rude remarks about me. जब मैं देखता हूँ तो मुझे क्या कहते हैं, रूडली मतलब रिमार्क करते हैं. तो whenever I see him, है ना, I see him, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I see him, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए. whenever I see him he makes rude remark about मी. तो यहाँ पे सिर्फ सी आएगा, ना कि एम सीइंग, आई एम सीइंग नहीं, आई हैव सीन नहीं, आई सॉ नहीं. वेन एवर आई सी हिम ही मेक्स रूड रिमार्क अबाउट मी. तो इस तरह पे क्या आ जाएगा, सी क्रिया का पहला रूप का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य क्या है, प्रेजेंट टेंस में है. नेक्स्ट आते हैं 49 पर. चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस. तो 49 डिटरमाइनर लगाना है भैया, डिटरमाइनर लगा देते हैं. अ ओल्ड मैन हैड अनदर हार्ट अटैक दिस मॉर्निंग. तो साफ बोलने में ही समझ आ रहा है, द ओल्ड मैन हैड अनदर हार्ट अटैक दिस मॉर्निंग. तो इधर पे क्या यूज हो रहा है, अनदर यानी कि वन मोर या इन एडिशन टू आ फॉर्मर, मतलब या तो वन मोर बोल सकते हैं, इन एडिशन टू, अत्यंत उसी प्रकार का दूसरा उचित होगा, मतलब अंत्यतर, मतलब उसी अंतर में दूसरे प्रकार से. फिर मतलब द ओल्ड मैन हैड अनदर हार्ट अटैक दिस मॉर्निंग, है ना. जो अपन यहाँ पे मोर नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, मच नहीं आएगा, तो सम हार्ट अटैक नहीं, मोर हार्ट अटैक नहीं, मच हार्ट अटैक नहीं, मतलब अनदर हार्ट अटैक दिस मॉर्निंग. फिर से आगे बढ़ते हैं. दिस देयर वाज ब्लैंक फूड टू फीड एन आर्मी. तो देयर वाज क्या आ जाएगा, इनफ, मोस्ट, मोर, मच. देयर वाज क्या हो जाएगा, इनफ मीन्स का प्रयोग होगा, है ना, यानी सफिशिएंट का प्रयोग होगा. इनफ इज यूज आफ्टर वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. इनफ का यूज कहाँ होता है, आफ्टर एडजेक्टिव या एडवर्ब के बीच बाद यूज होता है. तो इनफ, देयर वाज इनफ फूड टू फीड एन आर्मी. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑपोजिट टू द गिवन वर्ड. अपन इसका अपोजिट ढूंढो. कैंडिड, है ना. कैंडिड का अपोजिट क्या हो जाए, कैंडिड का मतलब क्या होता है, कैंडिड मतलब होता है स्पष्टवादी यानी खरा तेज आदमी. का अपोजिट क्या हो जाएगा, कुंद, कुंठित, है ना. तो कुंद या कुंठित यानी कि इसका जो आंसर मिलेगा ब्लंट, है ना. कुंद, कुंठित, इसका आदमी क्या आंसर होता है, ब्लंट. तो कैंडिड का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, ब्लंट. ठीक है. कैंडिड मतलब होता है खरा तेज आदमी, और वैसे ही उसका अपोजिट होता है ब्लंट यानी कि कुंद या कुंठित आदमी. इसके अलावा ब्लफ, ब्लफ का मतलब क्या होता है, इसमें मतलब होता है धोखा या झांसा देना. इसी के अलावा डेवियस, है ना, डेवियस इसका मतलब क्या होता है, चालाक या जो कुटिल होता है. इक्वल, इक्वल मतलब समान, बराबर, समकक्ष. इनके आप खुद मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने आगे. इस तरह आएगा 52. चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन टू मीनिंग ऑन आइटम फ्रेज क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क. इसमें आइटम फ्रेज इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क. इसका हो जाएगा क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब क्या होता है, व्यर्थ में पछताना. क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, दूध के फैल जाने के बाद अब क्या होगा, व्यर्थ में पछताना. क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, व्यर्थ में पछताना. इसका होता है व्हेन यू कंप्लेंट अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट. इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, आंसर डी, है ना. व्हेन यू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम पास्ट. आप अगर अपने पुराने समय से कुछ खो चुके हैं तो अब पछताने से कुछ नहीं होगा. क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, आप पछताने से कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ में पछताना है अब आपका. नेक्स्ट आते हैं 53. 53 इधर पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको एक सही क्रम में जमाना है. इधर पे देख लें, रीअरेंज द पार्ट्स टू द सेंटेंस इज करेक्ट ऑर्डर. अलका, है ना. तो यहाँ पे जो अरेंज करेंगे 53 पर, है ना, अपन क्या करेंगे इसको अरेंज करना है. अलका इज र्यूड,
अलका इज रूड एंड हैज़ अ स्ट्रेंज वे ऑफ डीलिंग विथ हर सबऑर्डिनेट। तो ये पढ़ने से आपको 2-4 बार जब इसे अपन गौर से पढ़ोगे तो इसके ऑप्शन समझ में आ जाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा गुरु बी। ठीक है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक टू द फॉलोइंग सेंटेंस। सुनो, सारे अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। ही, यहाँ पर अल्टरनेटिव है क्या, कुड, कैन, विल, वुड, ये सब अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, तो इसका अपन को क्या आ जाएगा समझना है ना। सुनो, ही सेड आई कुड यूज हिज कार वेन एवर आई वॉन्टेड। तो भैया कुछ चाहिए तो प्यार से मांगोगे, कुड यू थिंक, कुड यू प्लीज हेल्प मी, है ना। किसी को प्यार से कहते हैं आई सेड, मैंने ही सेड, उसने कहा आई कुड यूज हिज कार वेन एवर आई वॉन्टेड, जब भी मुझे ज़रूरत हो तो क्या मिल सकती है। तो बड़े प्यार से कोई चीज़ मांगी जाती है तो अपन यहाँ पे कुड का यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। 55वें के ऑप्शन में आते हैं अपन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, हमने क्या सोचा था, अच्छी न्यूज़ मिलेगी, तो वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़ 55। तो इधर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय अस। वी एक्सपेक्टेड गुड न्यूज़, है ना। तो हमने क्या सोचा, अच्छी न्यूज़, तो गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड बाय अस। ठीक है, आंसर तो बता दें, ए होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। अब इनके बारे में अपन देखते हैं। 56, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पंक्चुएट सेंटेंस करेक्ट करना है। यस आई, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। यस आई लाइक टू हैव सम मोर मफिन्स। यस आई लाइक टू हैव सम मोर मफिन। यस आई लाइक टू हैव, नहीं कॉमा लगा हुआ है, रॉन्ग हो जाएगा। यस आई लाइक टू हैव सम मोर मफिन, जहाँ पे कॉमन नहीं लगा है इसलिए गलत हो जाएगा। यस आई लाइक टू हैव सम मोर मफिन, तो ये आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, पंक्चुएशन लगाना है। नेक्स्ट आते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव ढूंढना है। 57 का आंसर क्या हो जाएगा, सुनिएगा। Fill in the blanks following all the instructions closely. He missed out the important guidance. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, in spite of following all the instruction, है ना, in spite of following all the instruction closely he missed out an important guideline. आंसर सी, in spite on, sorry in spite of, यहाँ पे बाकी सब नहीं लगेंगे, क्या लगेगा, in spite of। 58 पर चलते हैं। neither श्याम ब्लैंक रोहित कम टू द स्कूल। तो बोलने से यार ना इधर श्याम नो रोहित कम टू द स्कूल टुडे, ना तो राम आए ना, सॉरी ना तो श्याम आए ना रोहित आए आज स्कूल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नॉट लगा लो भैया, सी है इसका आंसर, है ना। 59 पे चलते हैं। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। ये जो ग्रामेटिकल एरर है इसको अपन लगाते हैं। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वेयर गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट, यहाँ पे निकालना है। नो एरर है क्या है ना। तो 59 पर अपन को आंसर क्या देना है, यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा 59 में, एरर बताइए। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा इसको। वेयर गिवन अ पैकेट, वेयर गिवन, है ना, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, वेयर लगा हुआ है। तो ऑप्शन में समझिएगा, वेयर की जगह वास होगा, क्योंकि ईच एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, ईच और एवरी के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो सिंगुलर वर्ब क्या है, यहाँ पर वाज की जगह भैया वेयर की जगह वाज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एवरी लगा है। यहाँ एवरी जब लगा होता है तो अपन यहाँ पे वाज लगाते हैं। चलो, तो यहाँ पे सफाई हो गई। नेक्स्ट आते हैं 60 पे, है ना। तो यू शुड नॉट ईट चिकन दैट इज अंटी कुक्ड, मिस कुक्ड, अंडर कुक्ड या फुल कुक्ड। तो चिकन कब नहीं खाओगे, जब वो क्या हो, पूरा पका ना हो, अंडर कुक्ड हो। ठीक है, अब आ गया भाई मैथ। मैं मैथ को समझाने की कोशिश करूंगा, जितना आपको समझ में आए समझें, जितना नहीं आए तो भी बताएं। चलिए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई स्थान वाला अंक इकाई स्थान वाले अंक का दोगुना है।
इस संख्या और मूल संख्या के अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या का योग कितना है? 99 है। तो वो संख्या ज्ञात करो। अब इसको तो कई तरीके से लोग लगा सकते हैं। अगर इसे प्रॉपर अगर देखा जाए तो मान लो, है ना, वो क्या हो जाएगी? मान लो संख्या क्या हो जाती है? 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई स्थान वाला अंक इकाई स्थान वाले अंक का दोगुना है ना? 2 अंकों वाली संख्या में दहाई अंकों वाला अंक इकाई अंकों से दोगुना है। अब अपन को यहाँ पे क्या निकालना है? आंसर निकालना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मान लो लेट